नमस्कार, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका अल्ट्रा स्टडी में। हम बात कर रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं और अधिकतम क्वेश्चन ग्रुप डी से लिए गए हैं और एनटीपीसी सीबी2 के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। तो आज आप देख रहे हैं लेक्चर शुभम परगाई के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, थायराइड, यकृत और आमाशय। बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो कौन सी है? यकृत। अगर हम ग्रंथि की बात करेंगे, ग्रंथि कितनी टाइप की? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है सर? एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतरस्रावी ग्रंथि। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं अंतरस्रावी, इससे निकलता है हार्मोन, और बाह्य स्रावी से निकलता है एंजाइम। अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है सर? मस्तिष्क पर पाई जाती है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे। ये एडम एप्पल है, इसके नीचे थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। ये है काइमोट्रिप्सिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन। हमारी लार लार किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च का पाचन होता है लार में। और लार कहाँ आती है? मुंह में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, सबसे पहले पाचन किसका होता है सर? सबसे पहले पाचन होता है ग्लूकोज का। और कहाँ होता है? मुंह में। तो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? बकल कैविटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसाम्ल और सुक्रोज। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का। हम बात करते हैं कोशिका। कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, मतलब सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल। और सेम प्रकार की सेल मिलकर क्या बनता है सर? सेम प्रकार की सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। सिस्टम मिलके बॉडी। ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी होगी, ये ऑर्गन हो गए। सिस्टम क्या हो गए? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या हुए? सिस्टम। ठीक है, तो ये सब मिलके हम बॉडी बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर हम बात करें, ऑप्शन है 90, 60, 120, 80, 200, 130, 140, 160। अगर स्वस्थ मनुष्य की बात करेंगे तो 120, 80 होता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर क्या होता है? थोड़ा इनको चेंज कर लेते हैं। नॉर्मल ह्यूमन का होता है 120, 80। ठीक है, ये 120 क्या होता है सर? इसमें 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है? जब हमारा हार्ट सिस्टोल करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है ऐसे, तो जो प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड बाहर पंप करेगा। और जैसे ही रिलैक्स करेगा, जैसे ये सिकुड़ा, ब्लड बाहर गया, जैसे ही रिलैक्स करेगा उस समय ऑर्गन से ब्लड वापस हार्ट में आता है, फिर पंप करेगा, वापस जाएगा। ये प्रोसेस चलती है, इसको कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। और एक सिस्टोल और डायस्टोल मिलके हार्ट बीट बनती है। ठीक है, हार्ट बीट। अब बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब प्रेशर ज्यादा लगेगा उसको, तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा। और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो क्या करेंगे उसमें? जो सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है वो क्या होता है? 90, और डायस्टोलिक प्रेशर 60। ठीक, और जब हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 140, और डायस्टोलिक 90। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है उसको कहेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है उसे कहेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सोमेटोस्टोनिन, या ग्लूकागन, गैस्टन, या इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। और हम बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ब्लड में, उसको वो क्या कर देता है? एक्स्ट्रा ब्लड को किस में चेंज कर देता है? ग्लूका 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 एक्स्ट्रा ब्लड को इंसुलिन ग्लाइकोजन में, किस में? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक। अगर अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। अगर अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हुई ग्लूकोज की मात्रा कम हुई तो उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकागन किस में चेंज कर देता है? वापस ग्लूकोज में। ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और ग्लूकागन कम, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हुई ब्लड में तो वापस उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचा जा सकता है, यह धातु के किस गुणधर्म को के लिए उत्तरदायी होता है? तन्यता ऑप्शन है, कठोरता ऑप्शन, और आघातवर्तीता और चालकता। एक धातु के टुकड़े पतले तार बनाया जाता है, तो तन्यता क्या गुण? ये सारे मेटल के गुण देखे, धातु के गुण, तो तन्यता वो गुण है जिससे हम पतला तार बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो ऑप्शन होगा तन्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन है पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन, और तांबा। हम बात करें अधातु की। अगर हम बात करते हैं अधातु की, अधातु में है कौन अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहती है? वो है ब्रोमीन। अगर हम बात करेंगे धातु की, तो धातु में है पारा। तो अगर धातु पूछा जाए एग्जाम में तो हम लगाएंगे Hg, धातु में लगाएंगे Hg, और अगर अधातु पूछी जाए तो लगाएंगे ब्रोमीन। ठीक है। ब्रोमीन का क्या होता है? Br। धातु Hg, अधातु ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, धातु को पीटकर पतला बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? ऑप्शन है कठोरता, आघातवर्तीता, चालकता, या सक्रियता। तो अभी हमने बताया, बात करी थी, जो तन्यता गुण होता है उससे धातु की पतला तार बनाया जा सकता है, और जो आघातवर्तीता है उससे धातु की पतली चादर बनाई जा सकती है। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग गुण हैं। आघातवर्तीता से पतली शीट बनाई जा सकती है, और तन्यता से लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आघातवर्तीता वह गुण है जिससे हम चादर बना सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन है यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, द्रव, या तत्व। इसका आंसर क्या है? यौगिक। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जो द्रव्य होता है, द्रव्य द्रव्य क्या होता है? हमारे आसपास जो भी हम चीजें बनी हुई हैं वो सारी द्रव्य की बनी हुई हैं। ठीक है। मैं कण कण में विराजमान हूँ। तो द्रव्य, ये मेरा डायलॉग नहीं है। ठीक है। तो द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर होता है और एक होता है मिक्सचर। प्योर प्योर दो टाइप के होंगे, एक होगा सर एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। अब जो एलिमेंट होता है वो प्योर मेटल का बना होता है, मतलब उसमें एक ही टाइप के एटम मिले होंगे। ठीक है। और जो कंपाउंड में होगा वो दो अलग अलग प्रकार के एटमों से, मिनिमम दो अलग अलग प्रकार के एटमों से मिलकर बना होगा, और उनका फिक्स रेशियो होगा। जैसे हम बात करते हैं H2O, इसमें फिक्स रेशियो है, कितना भी पानी ले लो उसमें ऑक्सीजन दो रेशियो में होगी, और सॉरी हाइड्रोजन दो रेशियो में होगा, ऑक्सीजन एक रेशियो में होगी। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? अब धातु और अधातु के गुण किस में पाए जाते हैं? उपधातु में। उपधातु को क्या कहते हैं? मेटलॉइड, सेमीकंडक्टर। कितने होते हैं सर? ये हैं 7। ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 उपधातु हैं, 91 धातुएं हैं, 91 धातु होगी, और अधातु कितनी है? 21। ये टोटल मिलके कितने बनने चाहिए?
118। ठीक है, बन गया 118। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चिमाभि पेशियां। अब हमारी जो ये आंख है, ह्यूमन आई, इस टाइप की कुछ आंख है, ये बाहर का पार्ट कॉर्निया हो गया। अब ऐसे आईज होगी, ठीक है, ये आई होगी। यहाँ दृष्टिपटल होता है, यहाँ पे होते हैं ये कॉर्निया, ये सिलेरी मसल, यहाँ पे लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे होती है पुतली। तो जब आंख में जो लाइट जाती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, यहाँ जो दृष्टिपटल में जाए वो पुतली द्वारा। तो ऑप्शन आंसर होगा पुतली। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसका इसका आंसर है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई लाइट किसी कम डेंसिटी, जैसे एयर ले लेंगे, यहाँ से एयर से वाटर में जाती है, तो क्या होती है उसकी, मतलब जब बात इसको सिंपल समझिए, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो जो लाइट आती है उसको ना वो कॉलिजन नहीं होता, किसी से टकराती नहीं, वो सीधा पाथ मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, तो उनकी स्पीड होती है, स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड ज्यादा होगी। अब जैसे ही वो वाटर में आएगी, अब यहाँ से आई सर, यहाँ तो स्पीड उसकी ठीक ठाक है, जैसे ही वाटर में, वाटर में क्या होता है, जो उनके एटम होते हैं ना आपस में बहुत चिपके चिपके होते हैं, तो उनको कॉलिजन ज्यादा हो जाता है, उनका टकराव हो जाता है। लाइट जब रे आती है, कभी इससे टकराती है, कभी इससे, कभी ऐसे चलती है, तो इससे क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम हो जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो जब वो इधर की तरफ दिखती है, उसकी एक्चुअल हाइट यहाँ होनी चाहिए थी, एक्चुअल ऐसे जानी थी, पर वो दिखती है यहाँ, तो हमें इसलिए उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होता है। अगर सामान्य मानव की बात करें, उसका दूर बिंदु क्या होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है। आंसर तो देख लिया आपने, अनंत पे होता है दूर बिंदु। अगर जब 5 बिंदु की बात करते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 5 बिंदु, 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता क्या होती है, तो आर तो होता है प्रतिरोध, इसे कहते हैं प्रतिरोध, इसका सिंबल होता है ये, यार प्रतिरोध का सिंबल होता है, और ये पूछा भी गया है ग्रुप डी में। ठीक है, ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था सर, बैटरी का सिंबल क्या होता है। तो बैटरी का सिंबल क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड, सॉरी, एक साइड है निगेटिव। और ये पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, ये निगेटिव वाला, ये हो गया बैटरी। और ये क्या हुआ है, ये है सर कैपेसिटर। दोनों अगर बराबर होंगे कैपेसिटर होगा। और इसे क्या कहते हैं, कुंडली, सॉरी, ये होगी कुंडली। ठीक है, इसे कुंडली कहते हैं। और अगर हम बात करें प्रतिरोधकता, ये होगा प्रतिरोध। अब प्रतिरोधकता क्या होती है, उसे कहते हैं रो। आर बराबर, फॉर्मूला आपको पता होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब जहां पे हम बात करते हैं, अगर हम रो की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से ओन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर आर अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये आर प्रतिरोध का मात्रक आप सबको पता होगा, ओम है, ओम होता है, नहीं है तो पता, याद कर लीजिए ओम। और एरिया, एरिया को क्या, एरिया मीटर स्क्वायर में, एरिया मीटर में ली जाती है, क्योंकि एरिया टू डायमेंशनल है, और लेंथ एक डायमेंशनल, तो लेंथ की भी मीटर होगी। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या मिल गया, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है तो होता है ओम मीटर। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा कहते हैं। ऑप्शन है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित और मीटर। आंसर है जनित। तो जनित क्या होता है, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। कैसे, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात करते हैं एमीटर की। एमीटर क्या होती है, एमीटर करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करंट
को मेजर करता है, बहुत कम मात्रा के करंट को मेजर करता है, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताता है। अगर मीटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर की, तो वो रीडिंग दिखाता है, मीटर रीडिंग दिखाता है सिंपली, और इलेक्ट्रिकल मीटर लगा देंगे तो हम ऊर्जा के कंजप्शन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें, हमने ले लिया है श्याम वेद से। अब इसे याद करने का कैसे याद रखेंगे, संगीत की बात आ रही है तो संगीत से हम बात करते। हाँ हाँ हाँ, संगीत संगीत से बात करते हैं भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण से श्याम वेद। अगला क्वेश्चन है, गजलों के जनक किसे कहा गया है। गजलों के जनक कहा गया है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है। शांतिवन है सर जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि, इंदिरा गांधी की समाधि, शक्ति स्थल लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, विजय घाट, और राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध है सर योग दर्शन से। अगला, तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, देखते रहिए अल्ट्रा स्टडी।